हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। वेलकम टू द कैरियर जोन यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि इस सीरीज़ में हम साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करते हैं। जो ये प्रश्न सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है, ना कि सिर्फ रेलवे के लिए। ये रेलवे के लिए लिखा गया है क्योंकि रेलवे की जो एग्ज़ाम है 17 अगस्त से होने वाली है, नज़दीक है, इसीलिए ये लिखा गया है। बट ये जो साइंस की क्वेश्चन है सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है। हर एक एग्ज़ाम में ये प्रश्न आते हैं। आप लोग भी जानते होंगे कि साइंस का जो सब्जेक्ट होता है, टॉपिक होता है, सभी एग्ज़ामों में लगभग सेम ही होता है। तो इसको सिर्फ ग्रुप डी के लिए नहीं, सभी एग्ज़ामों के लिए देख सकते हैं। और यह महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हमेशा पूछा ही जाता है एग्ज़ाम में। ठीक है दोस्तों, आप लोगों से जो भी इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे इस चैनल से जुड़ी सारी अपडेट्स आपको मिल जाएगी। वीडियो नहीं आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। और साथ में यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, हम आपको ऐड कर देंगे। और आप हमारे इंस्टाग्राम पेज से भी जुड़ सकते हैं। पेज का नाम है करंट अफेयर्स जोन, जहाँ पे पहले से ही 2,25,000 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, देख सकते हैं आप। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं इस लिंक की सहायता से। ये लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप उस लिंक की सहायता से हमसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। दुर्लभ मृदा तत्व की विशेषता क्या है। अब दुर्लभ मृदा तत्व की विशेषता पूछ रहा है, तो पहले ये जान लेते हैं कि दुर्लभ मृदा तत्व होती क्या है, किसे दुर्लभ मृदा तत्व कहते हैं। तो एफ ब्लॉक में, आप एफ ब्लॉक जानते होंगे कि नीचे की तरफ जो होता है वो एफ ब्लॉक है। उसमें नीचे की तरफ जो लेंथेनॉइड जो सीरीज होती है उसे ही दुर्लभ मृदा तत्व कहते हैं। और इसकी विशेषता क्या, पीरियोडिक टेबल देखिए ऐसे होता है, पीरियोडिक टेबल ऐसे होता है और नीचे में एक एक्स्ट्रा होता है जिसे एफ ब्लॉक कहते हैं। तो ये नीचे वाले में जो दो रहता है, दो रो रहता है। ठीक है, तो ये जो पहला रो होता है लेंथेनाइड, उसी को दुर्लभ मृदा तत्व कहते हैं। और इसका विशेषता जो होता है, इसके 3 बाह्यतम सेल जो होता है अपूर्ण होता है, इसके 3 बाह्यतम सेल अपूर्ण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश की सतत वृद्धि के कारण किसी समूह के परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है। अब किसका वृद्धि होगा जो परमाणु त्रिज्या में वृद्धि, परमाणु त्रिज्या का मतलब जैसे ये न्यूक्लियस है, अब ये हो गया इसका परमाणु त्रिज्या भी, फिर ये हो जाएगा परमाणु त्रिज्या। तो किसका बढ़ने से हो रहा है, तो यहाँ देखिए सेल का बढ़ने से तो हो रहा है, लेकिन सेल कब बढ़ता है, जब इलेक्ट्रॉन बढ़ता है तब ना। मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसी सेल में भर जाएगा, इसी सेल में ख़त्म इलेक्ट्रॉन, ये सेल तो आएगा ही नहीं। मान लीजिए अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर गया, अब इसमें आ जाएगा। तो जब तक इलेक्ट्रॉन नहीं भरेगा तब तक सेल ही नहीं भरेगा। और ज़रूरी तो है सेल को बढ़ना, सेल बढ़ेगा तभी इसका त्रिज्या भी बढ़ेगा। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन ज़रूरी है, इलेक्ट्रॉन सेल का ज़रूरी होना, बढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन सेल का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भोजन के बर्तन पर टीन की परत लगाई जाती है, जिंक की नहीं, क्यों। अब भोजन के बर्तन पर देखते होंगे कि टीन का परत चढ़ाई जाती है, जिंक का नहीं, जिंक का नहीं। ऐसा क्यों, क्योंकि जो जिंक होता है टीन से अधिक क्रियाशील होता है। वह जैसे टीन प्रतिक्रियाशील बहुत कम होती है। जैसे खाना बनाने समय हम लोग अगर कुछ बनाते हैं, खाना बनाने समय कुछ बनाएंगे तो क्या करेगा, स्टीम के साथ वो प्रतिक्रिया कर लेगी, नहीं करे, जिसके कारण हम लोग टीन का परत चढ़ाते हैं। क्योंकि जो टीन होता है कम प्रतिक्रियाशील होता है जिंक के मुताबिक। ठीक है, तो देखिए इसका चार्ट, सबसे ज़्यादा जो प्रतिक्रियाशील होती है वो पोटेशियम होती है, फिर सोडियम होती है, फिर होती है क्या, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम होती है, फिर होती है मैग्नीशियम होती है, फिर एल्युमिनियम होती है। ये सब जो है घटते क्रम में लिखवा रहे हैं। सबसे प्रतिक्रियाशील होती है पोटेशियम। आइए नीचे जितना जाएंगे वो कम प्रतिक्रियाशील होगी। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, फिर आ जाती है जिंक, फिर क्या आती है जिंक, फिर आती है आयरन, फिर आ जाती है टीन, फिर आ जाती है पीबी लेड, फिर आ जाती है
Cu कॉपर, फिर आ जाती है एल्युमिनियम, सॉरी एल्युमिनियम में Ag मतलब सिल्वर, और फिर आ जाती है Au मतलब गोल्ड, उसके बाद आती है Pt। ये ऐसे करके घटते क्रम में लिखा है, ठीक है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो होती है वो पोटेशियम होती है, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर एसेंटीन, फिर Pb लेड, Cu कॉपर, Ag सिल्वर, Au गोल्ड और Pt प्लेटिनम, ठीक है। सबसे कम प्रतिक्रियाशील जो होती है प्लेटिनम होती है। तो देखिए टीन कहाँ है, यहाँ है एसेंटीन देख रहे हैं, ये देखिए टीन यहाँ है, टीन यहाँ है, और जिंक कहाँ है, जिंक यहाँ है, देखिए जिंक यहाँ है। तो इधर से जो आ रहे हैं, जो मतलब घटते हुए प्रतिक्रियाशील में आ रहे हैं, तो देखिए जिंक जो ज़्यादा प्रतिक्रियाशील होती है टीन के मुताबिक, इसीलिए टीन को बर्तन पे यूज़ करते हैं, क्योंकि टीन कम प्रतिक्रियाशील होती है जिंक के मुताबिक, ठीक है। चलिए तो इसमें ऑप्शन में देखिए कहाँ कहाँ है, जिंक जो होती है टीन से अधिक, जिंक जो होती है टीन से अधिक, जिंक जो टीन से अधिक प्रतिक्रियाशील होती है, ठीक है। जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील होती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा होते हैं पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ठीक है। ऐसे होती है, ये लिस्ट को याद कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत काम देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीला थोथा का दूसरा नाम क्या है। अब नीला थोथा का दूसरा नाम क्या है, नीला थोथा का सूत्र होता है CuSO4, CuSO4। इसका मतलब Cu मतलब कॉपर, ताम्र, कॉपर किसको बोलता है, तांबा को बोलते हैं, जिसको ताम्र भी बोलते हैं। तो CuSO4 नीला थोथा का रासायनिक सूत्र है, जिसको ताम्र सल्फेट कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सजातीय श्रेणी का समूह है। अब सजातीय श्रेणी का समूह है, सजातीय श्रेणी देखिए इसमें नाम पढ़िएगा तो खुद आपको पता चल जाएगा। देखिए इथेन है, मीथेन है, प्रोपीन है। अब इथेन मीथेन बोलने में भी आपको सेम लग रहा है, इथेन मीथेन, ठीक है। इथेन मीथेन, अब प्रोपीन, ये पीन आ गया, मतलब देखिए ये दोनों जो है एल्केन ग्रुप का समूह है, एल्केन ग्रुप का है ये दोनों। लेकिन ये देखिए ये अलग समूह का है, इथेन मीथेन ये भी एल्केन है, लेकिन इथाइन देखिए एक होता है एल्केन, एक एल्कीन और एक एल्काइन, एल्काइन, ठीक है। ये तीन समूह होता है। देखिए ये दोनों था एल्केन ग्रुप का, ये भी है एल्केन ग्रुप का, और इथाइन देखिए ये हो गया एल्काइन ग्रुप का। यहाँ देखिए इथाइन प्रोपाइन, इथाइन प्रोपाइन ये दोनों हो गया एल्काइन ग्रुप का, ये दोनों हो गया एल्काइन ग्रुप का, और ब्यूटीन हो गया एल्कीन ग्रुप का, ठीक है। यहाँ देखिए इथाइन प्रोपाइन ब्यूटाइन ये तीनों हो गया एल्काइन ग्रुप का। तो हमसे पूछा सजातीय, जो तीनों एक ही जाति से बिलोंग करता हो, मतलब देखिए यहाँ इथाइन प्रोपाइन ब्यूटाइन, आपको बोलने में भी अंतर मतलब पता चल जाएगा। यहाँ देखिए इथेन मीथेन प्रोपीन, ये कुछ सेट कर रहा है, इथेन मीथेन प्रोपीन, हाँ ऐसा होता कि इथेन मीथेन प्रोपेन ऐसा होता तब ठीक था, लेकिन यहाँ इथेन मीथेन प्रोपीन, यहाँ देखिए इथेन मीथेन और इथाइन, ये तो मतलब सेट बोलने में भी सेट नहीं हो रहा। एक जाति का रहेगा तो बोलने में भी लगे मैचिंग लगेगा। यहाँ देखिए इथाइन प्रोपाइन ब्यूटाइन, ये लास्ट वाला ऑप्शन इथाइन प्रोपाइन ब्यूटाइन, बोलने में भी सेम लग रहा है, और ये तीनों जो होता है एल्काइन ग्रुप से बिलोंग करता है, इसलिए ऑप्शन ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडे देने वाले पक्षियों को क्या कहते हैं। ये तो इजी क्वेश्चन है, आंसर मतलब ऑप्शन देख के भी आप मार सकते हैं। अंडे देने वाले को अंडस कहते हैं, क्या कहते हैं, अंडस कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जहाँ समझाना होगा मैं समझा दूंगा, ठीक है। डैश सबसे सरल एल्कोहल है। अब सबसे देखिए जब लिस्ट पढ़ते हैं तो पहले क्या लाता है, मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, ऐसे आता है ना। तो सबसे सरल कौन होगा, जो सबसे पहले बनता होगा, तो मिथेनॉल। इसका सूत्र होता है, क्या होता है सूत्र, देखिए इसका सूत्र होता है CH3OH, सबका लिख दे, ब्यूटेन C4H9OH, ठीक है। एथेनॉल C2H5OH, सबका लिख दिया, ठीक है। तो सबसे सरल जो होता है, सबसे सरल देखिए, सरल मतलब कार्बन की संख्या सबसे कम जिसमें होगी वही होती है सरल। तो कार्बन देखिए यहाँ कार्बन 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ एक ही कार्बन है, तो सबसे सरल मेथेनॉल होती है, ठीक है, मेथेनॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से दाब का विमा सूत्र क्या है। अब दाब का विमा सूत्र देखिए क्या होता है, पहले देखते हैं दाब का फॉर्मूला अगर आता है तो विमा सूत्र भी निकाल लेंगे खुद से। तो देखिए दाब का फॉर्मूला क्या होता है, दाब बराबर क्या होता है, बल बट्टा क्षेत्रफल। ठीक है, बल को क्या बोलते हैं, बल का क्या होता है ये ऐसा यूनिट न्यूटन, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, मीटर इंटू मीटर लिखते हैं ना। तो देखिए अब यहाँ से देखिए न्यूटन को हम कैसे लिख सकते हैं, न्यूटन पहले किसका होता है, फोर्स का। यहाँ पहले फोर्स का भी लिख दे रहे हैं फार्मूला। ठीक है, फोर्स का क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो न्यूटन होता है। अब न्यूटन को हम क्या लिख सकते हैं, ये मास को केजी लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और नीचे में क्या है, मीटर स्क्वायर। तो ये देखिए ये मीटर से स्क्वायर कट गया, क्या बच गया, केजी। ये ऊपर जाएगा तो मीटर पर मीटर, और पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मतलब आप देखिए सिर्फ इसको देखिए, हम इसको सबको मिटा के लिखेंगे फिर इसको क्या है, केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी, एक सेकेंड, केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब केजी को लिखते हैं एम। ठीक है, एम के बाहर कुछ नहीं है तो जीरो भी लिख सकते हैं। एल लंबाई, लेंथ -1, और समय को लिखते हैं, सेकंड को लिखते हैं टाइम -2। अब देखिए m0 l -1 t -2 कहीं पे है, m0 0 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, ऐसा कोई बात नहीं। देखिए ये ऑप्शन कहीं है, m l -1 t -2 पावर में, ये देखिए बी ऑप्शन में है ना, तो निकाल लिए, समझ गए। तो दाब का फॉर्मूला याद रखिएगा, विमा खुद ही निकल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी पदार्थ का अपेक्षिक घनत्व क्या होता है। अब किसी पदार्थ का जो है अपेक्षिक घनत्व क्या होता है, तो अपेक्षिक घनत्व निकालने के लिए क्या करते हैं, पदार्थ का घनत्व लिखते हैं और उसको पानी के घनत्व से भाग दे देते हैं। ठीक है, तो पदार्थ का घनत्व लिखते हैं, फिर पानी के घनत्व से उसको भाग दे देते हैं। ठीक है, समझ गए। और इसका याद रखिएगा कि इसका कोई विमा नहीं होता है, ऐसा नहीं, ऐसा मतलब यूनिट कोई नहीं, मात्रक लिख दे रहे हैं, विमा नहीं होता है, मात्रक नहीं होता है, ये दोनों नहीं होता है किसका, अपेक्षिक घनत्व का। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चांदी का घनत्व, देखिए अब चांदी का घनत्व दिया हुआ है, ये चांदी का घनत्व दिया हुआ है, चांदी का घनत्व दिया हुआ ये, और पानी का घनत्व ये 103 नहीं होगा, ये 10 का पावर 3 होगा, यहाँ भी 10 का पावर 3 होगा। ठीक है, 10 का पावर 3, ठीक है, 10 का पावर 3 होगा। ठीक है, ये 3 नहीं होगा, 10 का पावर 3 होगा। ठीक है, तो देखिए चांदी का घनत्व दिया हुआ है और पानी का घनत्व दिया है, तो चांदी का अपेक्षिक घनत्व होता है। तो हम अभी बताए हैं कि अपेक्षिक घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए चांदी का अपेक्षित घनत्व शॉर्ट में लिख रहे हैं, क्या होता है, चांदी का अपेक्षित घनत्व क्या होता है, तो जो मतलब पहले चांदी का घनत्व लिखेंगे, पदार्थ का घनत्व क्या है 10.8 इंटू 10⁻³ ये लिखेंगे केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, बट्टा क्या लेंगे, नीचे पानी का घनत्व देंगे, तो पानी का घनत्व 10⁻³ केजी मीटर पर क्यूब। तो देखिए केजी मीटर पर क्यूब, यहाँ भी केजी मीटर पर क्यूब कट गया, 10⁻³ कट गया, बचा क्या सिर्फ 10.8। तो इससे पहले भी हम बताए कि अपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक होता ही नहीं, इसलिए यहाँ कोई मात्रक नहीं आया, क्योंकि केजी मीटर पर क्यूब और केजी मीटर पर क्यूब कट गया, ऊपर नीचे दोनों कट गया। तो हम बताए ना कि अपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक विमा कुछ होता नहीं है, तो सिर्फ 10.8 आया। तो आप यहाँ से अगर आपको वो थ्योरी पता था होता पहले से कि हाँ अपेक्षिक घनत्व का कोई यूनिट ही नहीं होता है, तो आप ऑप्शन देख के ही लगा देते कि चलो इसमें देखिए ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, इसमें कोई यूनिट नहीं है, तो अपेक्षिक घनत्व का कोई यूनिट होता ही नहीं है, इसीलिए यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गैस अनुगति सिद्धांत के अनुसार परम शून्य तापमान की प्राप्ति तभी होती है जब, अब परम शून्य तापमान पर गैस का पूछ रहा है, मतलब क्या होता है गैस में, तो परम शून्य तापमान
-273 डिग्री केल्विन को बोलते हैं, ठीक है, -273 डिग्री केल्विन, ठीक है, इसको बोलते हैं। अब देखिए, तापमान बढ़ाने से गैस का अनुभार में गति बढ़ता है। तापमान अगर हम बढ़ाएंगे तो गैस का अनुभार की गति बढ़ती है। अब मान लीजिए परम शून्य तापमान है, मतलब तापमान एकदम कम कर दिए हैं, तो क्या गैस का अणु के बीच में गति होगा? गति नहीं होगा, एकदम गति शून्य हो जाएगा। जब गति शून्य हो जाएगा तो उसमें गतिज ऊर्जा रहेगी? नहीं रहेगी, गतिज ऊर्जा शून्य हो जाएगी, ठीक है। जब तापमान बढ़ाते हैं तो गैस का अणु का गति बढ़ता है। जब ताप बढ़ाएंगे तो गैस का अणु का गति बढ़ेगा। जब ताप को हम परम शून्य मतलब सबसे कम कर दिए तो उसका गति भी तो सबसे कम हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जब गति शून्य हो जाएगा तो उसमें गतिज ऊर्जा कहाँ से आएगी? ठीक है, तो गतिज ऊर्जा भी शून्य हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्य रूप से निर्भर करता है। अब विकिरण द्वारा जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? उसके ताप पर भी निर्भर करता है, पिंड की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, और इसकी पृष्ठ के विस्तार एवं प्रकार पर भी निर्भर करता है। मतलब सभी चीज़ पर निर्भर करता है, ठीक है, सभी चीज़ पर निर्भर करता है, उसके ताप पर, पिंड की प्रकृति पर, पृष्ठ का विस्तार एवं प्रकार पर, ठीक है, सभी पर निर्भर करता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से छोड़े गए श्वास में शामिल होता है। अब छोड़े गए सांस में क्या क्या शामिल होता है? तो देखिए, जो चीज़ लेंगे वही ना छोड़ेंगे, लेकिन शरीर द्वारा भी तो कुछ उसका यूज कर लिया जाता है। जैसे वातावरण में नाइट्रोजन होता है 78% मानिए, तो शरीर को तो नाइट्रोजन का आवश्यकता है नहीं, तो जितना लेते हैं उतना हम निकाल भी देते हैं, समझ गए। तो देखिए, जब ऑक्सीजन लेते हैं तो हम ऑक्सीजन का यूज कर लेते हैं, और जब कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं 0.03%, लेकिन जब उसको निकालते हैं तो 4% निकालते हैं। इसीलिए देखिएगा, जब जहाँ पे ज़्यादा भीड़ रहता है वहाँ पे वातावरण ऑटोमेटिक गर्म हो जाता है। क्यों? यही कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, क्योंकि ले तो रहे हैं हम 0.3% और निकाल रहे हैं 4%, समझ गए। इसीलिए जहाँ पे ज़्यादा भीड़ रहेगा वहाँ पे वातावरण भी गर्म हो जाता है, वहाँ गर्मी लगने लगता है, ठीक है। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होता तो वो भी आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ नाइट्रोजन दिया हुआ है, क्योंकि हाइड्रोजन तो हम लोग लेते नहीं हैं, जलवाष्प भी नहीं लेते हैं, हीलियम भी नहीं लेते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं, नाइट्रोजन को निकाल देते हैं जैसे का तैसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूट प्रतीकों के साथ लेंस फार्मूला। अब देखिए, लेंस फार्मूला पूछ रहा है हमसे, तो लेंस फार्मूला क्या होता है? लेंस फार्मूला होता है 1/फोकस लेंस बराबर 1/v माइनस 1/u। भी देखिए यहाँ पे हो गया ये फोकस लेंथ, फोकस लंबाई, ये हो गया प्रतिबिंब की लंबाई, और ये हो गया वस्तु की लंबाई, ठीक है, वस्तु की लंबाई, ठीक है। तो देखिए 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये वाला ऑप्शन में कहीं है? देखिए उल्टा लिखा हुआ है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ए ऑप्शन में सिर्फ f 1/f को उस साइड कर दिया, इस साइड यहाँ पे, ठीक है, ऐसे लिखा है, ठीक है, ए ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इसी में आपसे अगर मिरर फार्मूला पूछ ले वो भी लिख लीजिए। इसका आंसर तो ये हो गया। अब पूछ लेगा कि मिरर फार्मूला, तो उसके लिए हो जाएगा, सेम होता है, बस थोड़ा सा ये बीच में माइनस के जगह प्लस, ठीक है, बीच में माइनस के जगह प्लस, बस। इसमें लेंस में होता है माइनस और मिरर में होता है प्लस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का उपयोग किसमें किया जाता है? अब उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है गाड़ी में, जो पीछे की गाड़ी को देखने के लिए जो दर्पण का यूज किया जाता है उसी को उत्तल दर्पण का क्या काम क्या है? वस्तु को छोटा करके और सीधा हमको दिखाए, वस्तु को छोटा करके दिखाए और सीधा। मान लीजिए पीछे कोई ट्रक आ रहा है, हम गाड़ी का पीछे देखने के लिए जो मिरर यूज करते हैं वो छोटा करके ना दिखाए, तो क्या उतना बड़ा ट्रक हमारे शीशा में दिख पाएगा कि हाँ पीछे शीशा आ रहा है? इसीलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण जो है वस्तु को छोटा कर देता है लेकिन
क्या सीधा ही रखता है। ऐसा तो नहीं होता कि जब ट्रक पीछे से आता है तो हमको दिखता तो है पूरा, लेकिन क्या उल्टा दिखता है, चक्का ऊपर दिखता है क्या, नहीं, सीधा ही दिखता है। इसीलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग जो होता है गाड़ी के रियर व्यू के लिए किया जाता है, मतलब पीछे देखने के लिए किया जाता है, गाड़ी में उपयोग पीछे देखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब दो चालक समान दिशा में धारा ले जाता है तो उसके बीच में जो बल लगता है कैसा लगता है, आकर्षण बल लगता है। मान लीजिए ये तार ए है, ये तार बी है, धारा ऊपर जा रहा है I1 धारा और I2 धारा, मान लीजिए इसमें I1 जा रहा है I2 जा रहा है, तो इसके बीच में कौन सा बल लगेगा। अब आकर्षण लगा कि प्रतिकर्षण, ये साइन हो गया आकर्षण का और ये हो गया प्रतिकर्षण का, मतलब एक दूसरे को दूर भेजेगा। तो इसमें कौन सा लगेगा, तो इसमें जो लगता है आकर्षण बल लगता है। क्या लगता है, आकर्षण बल लगता है। ठीक है, आकर्षण बल लगता है। तो चालक एक दूसरे को आकर्षित करेगा, क्या करेगा, आकर्षित, जब समान दिशा में धारा जा रहा हो तो। ठीक है, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है, दिल से संबंधित, हृदय से संबंधित नहीं है। तो देखिए एन्यूरिज्म, कार्डियोमायोपैथी, मायोकार्डियल रप्चर, ये तीन जो बीमारी होती है वो हार्ट से संबंधित होती है, दिल से संबंधित होती है। ठीक है, और ये जो डिप्थीरिया होती है ये दिल से संबंधित नहीं है। ठीक है, ये तीन जो होते हैं ये तीनों दिल से संबंधित है, हार्ट से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प का माध्यम दृष्टिगत रूप से सघन है। अब देखिए सघन मतलब जिसमें ज़्यादा जो उसका जो अणु हो आपस में ज़्यादा घना हो, मतलब आपस में ज़्यादा चिपका हुआ है, इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है ज़्यादा हो, उसी को बोलते हैं सघन। तो देखिए हवा में तो पूरा अणु बिखरा पड़ा है। ठीक है, टर्पेंटाइन, बेंजीन, पानी। तो देखिए इसमें जो होता है बेंजीन का होता है जो अधिक घना होता है। ठीक है, बेंजीन का जो अणु होता है एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक होता है। ठीक है, हमसे सघन पूछा है तो हम 2-3 क्लास पहले बताए थे कि सघन और विरल। सघन उसको बोलते हैं जहाँ मान लीजिए कि भीड़ ज़्यादा है, आज तो भीड़ ज़्यादा रहेगा तो क्या करेंगे, एकदम सट के रहेंगे, मतलब यहाँ सट के रहेंगे। और विरल मतलब जहाँ भीड़ कम होता है, भीड़ कम रहेगा तो एक ठो यहाँ रहेगा, एक ठो यहाँ रहेगा, एक ठो यहाँ रहेगा, एक ठो दूर रहेंगे। तो सघन बोल रहा है तो उसका जो अणु रहेगा, पार्टिकल रहेगा, वो सट के रहेगा, घना रहेगा। ठीक है, बेंजीन का होता है, ये सब के मुताबिक बेंजीन का सबसे ज़्यादा घना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीवी रमन के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है। सीवी रमन के बारे में 3-4 कथन दिया है, उसमें से हमसे गलत पूछा है, गलत क्या है। तो देखिए, तो उन्हें 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। हाँ सही बात है, उनको 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1930 में नोबेल पुरस्कार जीते थे। हाँ ये भी बात सही है। 1888 में तमिलनाडु में जन्म हुआ था। हाँ सही बात है, तमिलनाडु में उनका जन्म हुआ था 1888 में। और 1987 में नाइटहुड का उपाधि मिला था। नहीं, उनको जो नाइटहुड का उपाधि मिला था वो 1929 को मिला था। ठीक है, 1929 ईस्वी में। तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, उनको 1929 में नाइटहुड की उपाधि मिली थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत स्विच को किस में लगाया जाता है। विद्युत स्विच को किस में लगाया जाता है, लाइव तार में लगाया जाता है, यानी रेड वायर में लगाया जाता है, लाइव तार में, जिसको ग्राउंडेड मतलब क्या अर्थ वाला में लगाया जाता है, अर्थिंग जिसको बोलते हैं, उसमें तो नहीं लगाया जाता है, न्यूट्रल में भी नहीं लगाया जाता है, लाइव तार में लगाया, जिसमें जो मेन करंट होता है उसमें, लाइव तार मतलब जिसमें मेन करंट होता है उसमें लगाया जाता है स्विच को। ठीक है, चलिए दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा दोस्तों। और आप लोगों में से जो भी इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे इस चैनल से जुड़ी सारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।